नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर। मेरा विश्वास है कि कलाम की टीम द्वारा तैयार की जा रही ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को इत्तला कर देता हूं, बहुत जल्द ये पूरी सीरीज एक पुस्तक के रूप में आप सभी लोगों के बीच में आने जा रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि आपका स्नेह, सहयोग, साथ और समर्थन हमें पहले की भांति जरूर मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ के उस डॉक्यूमेंट के बारे में, जिससे प्रतिवर्ष जितनी बार भी परीक्षा रीट की आयोजित हुई है, हर परीक्षा के अंदर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी हुई रहती है और सवाल आए भी हैं। हालांकि एनसीएफ के बारे में आप सभी विद्यार्थी बहुत सी बातें जानते भी हैं कि 2005 में आया था, अपनी तरह का चौथा डॉक्यूमेंट है। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। 38 इसके अंदर सदस्य थे, जिनमें 35 अलग थे, 3 एनसीईआरटी से थे। इसकी जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल थे। हालांकि अगर रीट की बात करें, क्योंकि हम इस सत्र में रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस प्रोग्राम में हम हमेशा स्मार्ट स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं, उसी के ऊपर जोर देते हैं, तो अगर रीट की मैं बात करूं तो आज तक रीट से 8 तरह के पेपरों की मैं बात कर रहा हूं, लेवल 1 और लेवल 2 की मिला के 8, आज तक रीट से कभी इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया। कभी उसने ये नहीं पूछा कि राजस्थान से रोहित धनखड़ थे या कोई और था। कभी उसने ये नहीं पूछा कि कितने फोकस ग्रुप थे, 21, 22, 23, 24। वो हमेशा उस 150 पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर जो गूढ़ बातें कही गई हैं उससे प्रश्न बनाता है। इसलिए मैं आपसे भी यह अनुरोध करूंगा, और उसका प्रश्न बनाने के पीछे बोर्ड का उद्देश्य भी यही होता है कि आप स्वयं उसको पढ़ें, क्योंकि आपके लिए है वो डॉक्यूमेंट। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपसे अनुरोध यही करूंगा कि समय मिले तो 150 पेज की वो किताब है, जरूर पढ़िएगा। उसे अपनी बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब बना के पढ़िएगा। यदि आप उसे पढ़ लेंगे और शिक्षक बनने का सपना आपके दिल में कहीं जी रहा है तो आपका नजरिया बदल जाएगा साथियों। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, a mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, but a great teacher inspires। आपको ग्रेट बनना है, गुड बनना है, मीडियोकर बनना है या सुपीरियर, फैसला आपके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एनसीएफ 2005 बल देता है। सरल सा सवाल है, आपको बताना है कि वो क्या चीज है जिस पर एनसीएफ बल देता है। करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1993 में जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके नेतृत्व में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति। और इस समिति की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को धीरे धीरे अमली जामा पहनाया गया और 2005 में हमें एक डॉक्यूमेंट मिला जिसे हम एनसीएफ कहते हैं। और एनसीएफ यही कहता है कि भारी भारी बस्तों का बोझ जो है वो कब कंधों से चढ़कर दिमाग पर बन जाता है और कब वो एक बच्चे से उसका बचपन छीन लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान को रटना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा स्वयं कुछ न कुछ करे, गतिविधियां करे, प्रयोग करे, सीखे, जिज्ञासु बने, अन्वेषण करे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करके सीखना। 2015 रीट लेवल 1 का यह सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2011 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस चीज पर बातचीत की गई है। सरलता से बात करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिया हो एनसीएफ का, कि एनसीएफ जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षा को एक बोझ नहीं, शिक्षा को एक औपचारिकता नहीं, शिक्षा को जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाकर विद्यार्थियों के बीच में पेश करने की बात करता है। शिक्षा को जिंदगी का एक नजरिया बनाकर, जिंदगी का एक तरीका बनाकर पेश करने की बात करता है। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सोचिए। प्रश्न कह रहा है शिक्षा शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो जाए। शिक्षा नहीं, शिक्षा को विषय केंद्र से शैक्षिक केंद्र पर ले जाना ही उसका उद्देश्य था। यह स्टेटमेंट उल्टा लिखा गया है, यह नहीं हो सकता। फिर शिक्षा को अध्यापक केंद्र से विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर ले जाना, ऐसा भी नहीं है। एनसीएफ तो कहता है अध्यापक से विद्यार्थी की ओर इसे ले जाएं। क्यों ले जाएं, समझते हैं।
हर विद्यार्थी अपनी तरह अलग है। एक 40 बच्चों की कक्षा में शिक्षक एक ही होगा। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, वैयक्तिक भिन्नताओं की जब मैंने बात की थी, आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। क्या कहा था कि एक शिक्षक जो है वो इकलौता उस जगह पे खड़ा होकर 40-50 बच्चों को पढ़ा रहा है। हर बच्चे में अपनी भिन्नता है। हर बच्चे का पढ़ने का, सीखने का, चीजों को समझने का, इंटरप्रेट करने का, उनको रेप्लिकेट करने का तरीका अलग है। ऐसे में यह जिम्मेदारी उस शिक्षक की है कि वो इकलौता शिक्षक इस तरह से अपने ज्ञान को बच्चों तक पेश करे, इतना सरल सुगम्य बनाकर बच्चों तक लेकर जाए, ताकि हर प्रकार से सीखने वाला विद्यार्थी, उसकी कक्षा में मौजूद प्रत्येक विद्यार्थी बराबर लाभ उस शिक्षक से, उसकी क्लास का, उसकी शिक्षा का, उसके कालांश का ले सके। ऐसे में शिक्षा को अध्यापक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित बनाना था। स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, यह भी गलत है। फिर इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। उत्तर क्या होगा? ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, यानी नॉलेज जो है वो स्थायी है, फिक्स्ड है, उसे देना है। यहां से लेकर ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है, तक जाना है। एनसीएफ एक बात कहता है, फैक्ट इज नॉट नॉलेज। कल की कक्षा में हमने, बुद्धि की कक्षा में भी यह बात की थी, आज भी फिर यह बात कह रहे हैं, फैक्ट इज नॉट नॉलेज। हमारे यहां क्या होता है, अक्सर हम जो सूचनाओं को ही ज्ञान मान लेते हैं। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि बताओ राजस्थान की राजधानी क्या है, उसने कहा जयपुर, हम बोलते हैं वाह क्या इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंस थोड़ी है, ये तो फैक्ट है। इंटेलिजेंस या ज्ञान एक बहुत अलग चीज है, एक बहुत अमूर्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। आइए एनसीएफ के नजरिए से इसे और समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ज्ञान स्थायी है, से दिया जाता है, से लेकर ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। रीट लेवल 2 2011 में यह प्रश्न आया था, बहुत सरल सा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कूल से बाहर जीवन को जोड़ना, बाहरी जीवन को जोड़ना, बिल्कुल यह मार्गदर्शक सिद्धांत है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन को में एकीकृत करना, यह भी बिल्कुल मार्गदर्शक सिद्धांत है। अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यानी यह कह रहा है कि जो रटने की प्रक्रिया है उसको बल मिले, उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, उसके ऊपर हम केंद्रित हो जाएं। तो जाहिर सी बात है यह किसी भी शिक्षा का, यहां पर अगर एनसीएफ की बात नहीं भी होती, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की बात नहीं भी होती, तब भी हम यही कहते कि यह इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षा का या लर्निंग का या अधिगम का, सीखने का मतलब रटना नहीं। और यह तो कह रहा है रटने को और सुविधाजनक बना दो, इस तरह से रटाओ बच्चों को कि वो बहुत सरलता से चीजें रट ले। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों को समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, बिल्कुल यह भी इसका एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह आवश्यक है कि हम थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में जानें। एनसीएफ जिसके अंदर 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय परिप्रेक्ष्य, दूसरा अध्याय सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, जिसके अंदर यह बताया गया है कि किस विषय को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। चौथा अध्याय जो बात करता है विद्यालय और कक्षा के वातावरण की, और 5वां अध्याय समग्र रूप से बात कहता है, समझाता है कि क्या क्या शिक्षा के ढांचे में व्यवस्थागत सुधार की आवश्यकता है। इस अध्याय का नाम ही व्यवस्थागत सुधार है। और इसी अध्याय का जो पहला, इसी किताब का, डॉक्यूमेंट का जो पहला अध्याय है जिसका नाम होता है परिप्रेक्ष्य, उस परिप्रेक्ष्य अध्याय के 5वें पृष्ठ पर, इस पूरी किताब के 5वें पेज नंबर 5 पर, मैं ये बात इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको जब भविष्य में समय मिले आप सीधे सीधे देखें। यदि समय ना मिले, आज ही अगर थोड़ा सा समय मिले तो एटलीस्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लीजिए, उससे डाउनलोड करके पढ़ेंगे, मजा आएगा। 5वें पेज पर बताया गया है कि मार्गदर्शक सिद्धांत कुछ दिए गए हैं, और मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन है वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अध्याय संख्या 1, जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा करी, उसके भाग संख्या 1.4 में यह बात कही गई है
किसकी बात कही गई है? मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की गई है, जिनमें पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी व्यक्ति का जो ज्ञान है वो ज्ञान सिर्फ किताबों में, विद्यालय में, कक्षा में पढ़ाई गई बातें नहीं है। वो चीजें जो उसने विद्यालय में सीखी हैं, वो सारी चीजें, वो सारी बातें परिलक्षित होनी चाहिए बाहरी वातावरण में। क्योंकि भारत के एक बेहद बेहद अजीम जो राष्ट्रपति हुए हैं, महामहिम हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका एक बेहद महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, एक वकील की गलती कहीं फाइल में दफन हो जाती है, एक इंजीनियर की गलती किसी दीवार की ईंट में दफन हो जाती है, किंतु एक शिक्षक की गलती सामाजिक जीवन में नजर आती है, परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इसलिए यह आवश्यक है शिक्षक के लिए कि वो जो विद्यार्थी को सिखाए वो ज्ञान स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए। फिर बात होती है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। चीजें रटना ही नहीं है शिक्षा। शिक्षा का मतलब कुछ बहुत अलग चीज है। शिक्षा का उद्देश्य केवल फैक्ट्स को याद कर लेना नहीं है, जिंदगी में उन चीजों को उतारना है। फिर कहा गया है तीसरे मार्गदर्शक सिद्धांत में कि पाठ्यचर्या का संवर्धन इस प्रकार से हो कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाएं, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा बनकर रह जाए। यह आपका तीसरा कथन है, मार्गदर्शक सिद्धांत है कि आपकी जो पाठ्यचर्या, आपने जो पढ़ाया है, वो ऐसा हो जिसके जरिए व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। न कि ऐसा कि उसने जो सीखा है वह खाली किताब में आ रही है, वो पढ़ रहे हो, पढ़ बस आगे बढ़ तो जा रहे हो, गेल का भूल तो जा रहे हो। ये सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। हम सभी देखते हैं कि वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में, सत्रांत कुछ परीक्षाएं होती हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ चीजों को, फैक्ट्स को याद कर लेना नहीं है। उसका उद्देश्य है बच्चे का आकलन हो और वो बहुत लचीली होनी चाहिए। इस पे एक बार प्रश्न भी आया हुआ है और इसको हम बहुत डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे आगे। पांचवा है एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसके अंतर्गत वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या राष्ट्रीय चिंताएं या राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसके ऊपर उस बालक का जो दर्शन है, उस बालक की जो सोच है, उस बालिका का जो विचार है, उस विचार को प्रस्फुटित होना चाहिए, उस विचार को बल मिलना चाहिए। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य नामक जो अध्याय है, एनसीएफ का पहला अध्याय है, उसके पृष्ठ संख्या 5 पर, पूरी पुस्तक एनसीएफ किताब के पृष्ठ संख्या 5 पर वर्णित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? यह बात इसने कही है। 4 यहां पर ऑप्शन है। कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बना दिया जाए, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाया जाए, इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाया जाए। यह सवाल आरटेट लेवल 1 2011 में पूछा गया था, याद रखिएगा। ये सारे जो तथ्य हैं ये आते हैं आपके व्यवस्थागत सुधार नामक 5वें अध्याय में। एनसीएफ का जो 5वां अध्याय है जिसका नाम व्यवस्थागत सुधार है, उस अध्याय के अंदर आपके परीक्षा के सुधार की बात हुई है। और ये अध्याय जो है ये एनसीएफ के पेज संख्या 114 से शुरू होता है और जिस परीक्षा सुधार की हम बात कर रहे हैं वो आपको एनसीएफ के 127 नंबर पेज पर मिलेंगे। क्या क्या परीक्षा सुधार की बात है? आप दाईं तरफ एक टेबल देख रहे हैं, इसी परीक्षा सुधार के पास एक बहुत खूबसूरत 126 नंबर पेज पर एक बहुत खूबसूरत टेबल बनी गई है। मैं उस टेबल को भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको ये फैक्ट भी याद रहे, और अगर शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज बियर विथ मी। और 4 जिन महत्वपूर्ण सुधारों की बात है उनमें है पर्चे का निर्धारण, पर्चा मतलब आपका एग्जामिनेशन पेपर, परीक्षा और रपट, उसके अलावा आकलन में लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है किन किन स्तरों पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अंत में बात कर रहा है ये प्रवेश परीक्षा की। आइए सबसे पहले इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। टेबल में कहा गया है कि परीक्षा जो है वो कोई पाठ आधारित नहीं होनी चाहिए। जो बालकों की परीक्षा होती है वो परीक्षा पाठ आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर
समस्या सुलझाने या फिर क्षमता आधारित मूल्यांकन जैसी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन जो परीक्षाएं हमारे यहां आयोजित होती हैं, चाहे वो 10वीं की हो, बोर्ड की हो, 12वीं की हो, या पूरे 12 साल की कोई भी परीक्षा उठा लो, वो कुछ नहीं करवाती। साल भर के अंदर आपने जो जो पढ़ा है आपको उसे रटना है, उसको रटना है, और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन उगल के आ जाना है। जिसके अच्छे नंबर आ गए उसको कहा जाएगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके नहीं नंबर है तो वो बेचारा अवसाद में, तनाव में, अपने आप को दुखी करता हुआ घूमता फिरता मिलेगा। ठीक है, फिर ये बात कह रहे हैं, यही बात इन्होंने कही, देखिए इससे तनाव पैदा होता है, क्या किया जा सकता है। इन्होंने यहां पर एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि कुछ बुनियादी तालिकाएं और सूत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे स्मृति पर जो कमजोर विद्यार्थी हो उनका ध्यान भी चला जाए और उनको भी मदद मिले। यानी मान लीजिए कोई परीक्षा हो रही है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की एक किताब बनाई जाए। फॉर एग्जांपल गणित की मैं बात कर लूं तो, और गणित की जो जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन मेन टेबल पर, टीचर वाली टेबल पर रख दिया जाए कि भाई छोरो थारमा सा कोई ना जे गणित का फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आओ, इमा देखो और फिर जार थारी कॉपी में ओठा लिखा लाग जाओ। ऐसी व्यवस्था आपके हो सकती है, ये बात इन्होंने सुझाई है। उसके बाद इन्होंने एक बात कही कि जो परीक्षा जो है वो काफी लचीली होनी चाहिए। लचीली कैसे, मैं ये बात दोहराता हूं, सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लचीले समय वाली छोटी अवधि की परीक्षा की ओर लचीले समय वाली एक परीक्षा का आयोजन हो जिसमें 25% से 40% जगह संक्षिप्त प्रकार के उत्तर के लिए हो और बाकी बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। उपस्थित विद्यार्थियों को 90% पर्चा पूरी तरह आता हो और उसकी समीक्षा करने में भी सक्षम हो। यह आवश्यक है कि बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें से उन्हें कम से कम 90% आता हो। फिर ये कह रहे हैं विद्यार्थी के अपने या बगल के स्कूल में ही परीक्षा का आयोजन हो। इससे क्या होगा, गलत प्रथाओं को इस प्रकार से रोका जा सकता है अगर वहां परीक्षा के परिवीक्षक का काम दूसरे स्कूल के शिक्षक करें तो। किसी तरह की चीटिंग वगैरह को के बचने की भी बात कही गई है। फिर उन्होंने कहा अनावश्यक तनाव पड़ता है जब परीक्षा की तिथि बार बार आगे बढ़ जाती है। आप खुद देख सकते हैं कोविड-19 के तहत किस प्रकार से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की जो तिथि है उनमें फेरबदल हुए हैं। आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं। ये बात भी यहां पर कह रहे हैं। फिर इन्होंने आगे और भी कुछ बात कही है। इन्होंने कहा कि बच्चा पास हो या फेल हो ऐसा ना लिखें, बल्कि उसकी जगह लिखिए पुनर्परीक्षा वांछनीय है, ताकि बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से दबाव ना हो कि मैं फेल हो गया। फिर कहा है इस प्रकार की जो री एग्जाम या पुनर्परीक्षा जो होगी उसकी घोषणा के तुरंत बाद हो जाए, ताकि विद्यार्थी जिसको सिर्फ 1 या 2 विषय के अंदर एग्जाम देनी है उन्हें 1-1 साल तक इंतजार ना करना पड़े। फिर उन्होंने कहा गणित और अंग्रेजी का मूल्यांकन सामान्य और उच्चतर 2 स्तर पर किया जा सकता है। 2 स्तर पर हर विषय को पढ़ाया जाए, जिसमें सामान्य स्तर पर विद्यार्थी 6 में से कम 3 या 2 मानक विषय पढ़ें और उच्चतर में बाकी 3 या 4। लचीली समय सीमा के साथ परीक्षा बच्चों में तनाव करने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। स्कूल में सहायता और परामर्श की सेवा उपलब्ध करवा कर बच्चों के तनाव से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी बच्चों के तनाव से निपटने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। यह बात इसने कही है। अब आइए समझते हैं 5.3 जो आपका पॉइंट है परीक्षा सुधार, उसमें किस किस तरह के सुधार की बात कही गई है। पहला है जो है पर्चा निर्धारण या परीक्षा और रपट। ये कह रहे हैं कि ध्यान अच्छे प्रश्नों को बनाने पर दीजिए, ना कि पर्चा निर्माण पर। अमूमन क्या होता है कि अरे पेपर आबड़ और टाबरा को बना दो जो जीमावे, नहीं, उनके लिए एक ऐसे क्वेश्चन बनाए जाने चाहिए ताकि उन क्वेश्चंस को पढ़कर उस बच्चे की पूरी तैयारी जो है उसका जायजा उस बच्चे को खुद को भी मिल सके और उसके शिक्षक को, अभिभावक को भी मिल सके। फिर एक और बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि शिक्षाविदों से यहां तक कि विद्यार्थियों से भी साल भर के दौरान अच्छे प्रश्न ले लिए जाएं जिससे पर्चा बनाया जा सके। अंत में, सत्रांत में प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षाविद जितने भी हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तर के हों, यहां तक कि विद्यार्थी भी अगर अपनी तरफ से कोई प्रश्न देना चाहे कि ये बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न मैंने बनाया, इसे देखिए, तो उन प्रश्नों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कहा गया है कि सत्र के मध्य में हमें स्कूल आधारित आकलन की ओर अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। सत्र के मध्य में स्कूल जो है वो खुद अपना आकलन, खुद मूल्यांकन पेश करे, जिससे कि विद्यार्थी का जो मूल्यांकन, जिस आकलन को लचीला बनाने की बात हुई थी, उसे बल मिल सके। फिर बाद में किस प्रकार से लचीला बनाया जा सकता है, इस सुधार की बात इन्होंने कही। ये कह रहे हैं कि मौखिक परीक्षा
और सामूहिक कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी आपने देखे होंगे, कई आल का टाबर हुआ जगह ने लिखणो को नहीं, वहां से लिखियो कौन सा लिखिया तो बागा हाथ दूजे कह रहा कौन बैठे अपना से, और वरना मास्टर पूछा दे फलंग फलंग जवाब देता रहे कि सर वो भी यहाँ हुआ यहाँ वो। तो अब वो विद्यार्थी अगर किताब में कुछ नहीं लिख पा रहा है तो क्या उसको इंटेलिजेंट नहीं माने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार के अलग अलग टेस्ट हों, उनका सामूहिक मूल्यांकन करवाया जाए, समूह में कोई एक्टिविटी दे दी जाए, उनसे मौखिक परीक्षा ली जाए और उस सबके समग्र जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसके आधार पर यह तय किया जाए कि ये बालक जो है इंटेलिजेंट या इसके क्या मार्किंग है, क्या इसका मूल्यांकन होना चाहिए। फिर इन्होंने बात करी है खुली पुस्तक परीक्षा की और लचीली सीमा रहित परीक्षा की। सीमा रहित परीक्षा की हमने अभी भी बात की थी। खुली पुस्तक परीक्षा की बात मतलब ओपन बुक एग्जाम, और लचीली सीमा रहित परीक्षा में ये भी कहते हैं कि आप तो ऐसा कीजिए कि बच्चे की जब इच्छा हो उसको परीक्षा देने दीजिए। क्या होता है, फरवरी मार्च के पास आते आते बच्चा जो है बहुत घबरा जाता है, डर जाता है कि यार अल्लाह ओढ़ी भी इटे में आवे है जिटे हमारी परीक्षा हुआ है ना, तो आज 10 साल होएगा फागण मैं कदे ओढ़ी कौन खेल सको मैं। इस तरह का बच्चा कई बार दुखी हो जाता है, कुछ भी सोचने लग जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि परीक्षा को इतना लचीला और समय सीमा के उस बंधन से मुक्त कर दिया जाए कि जब बच्चे की इच्छा हो वो उस परीक्षा को दे सके। उसके बाद इन्होंने चरणबद्ध परीक्षण की बात करी। चरणबद्ध परीक्षण को हमने समझा था। चरणबद्ध परीक्षण को समझाते हुए एनसीएफ एक बहुत खूबसूरत सी बात कहता है, जो हम बात राजस्थान के विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझेंगे आपके मेरे जैसे। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी अंग्रेजी में बहुत कमजोर होते हैं, गणित में भी कई बार विद्यार्थी बहुत कमजोर होते हैं और उसका तनाव बहुत ज्यादा होता है। तनाव इसलिए होता है कि हिंदी भी 100 नंबर की ऐसी है, गणित भी 100 नंबर की है, अंग्रेजी भी 100 नंबर की है और आपकी सामाजिक भी 100 नंबर की है, विज्ञान भी 100 नंबर की है। आवश्यक थोड़ी है कि कोई विद्यार्थी जो गणित में उतना ही इंटेलिजेंट हो वो हिंदी में भी उतना इंटेलिजेंट हो, वो आपका साइंस में भी उतना इंटेलिजेंट हो, वो संस्कृत में भी उतना इंटेलिजेंट हो। तो इसकी बजाय ऐसे चरण बना दिए जाएं कि भाई हिंदी का मूल्यांकन मान लीजिए 100 में से होगा, लेकिन गणित की कक्षा जो है या परीक्षा जो है वो 40 नंबर से ही आयोजित होगी, अंग्रेजी की परीक्षा 20 नंबर का ही पेपर आएगा। ऐसे में विद्यार्थी को जो है बहुत अच्छे से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये भी इन्होंने कहा आकलन के लचीलेपन की, जब इन्होंने बात करी पर्चा निर्धारण की, इन्होंने बात करी कि जिन विद्यालयों में बच्चे के जो को थोड़ा सा उससे एक निश्चित अमाउंट लेकर उसकी आंसर कॉपी वापस दिखाई जाती है, उन विद्यालयों के अंदर बच्चों का जो निष्पादन है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रहती है, बहुत सुधार उनमें देखने को मिला है। फिर उन्होंने कहा परीक्षा प्रणाली को मुक्त, लचीला, रचनात्मक और सरल बनाया जाए। उसके बाद तीसरे तरह की बात ये कहते हैं अन्य स्तर की बोर्ड परीक्षा, जिसमें ये साफ कहते हैं कि राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा का आयोजन 5, 8, 11 के स्तर पर ना हो। उसके बाद ये कहते हैं कि कक्षा 10 की जो परीक्षा है उसको ऐच्छिक बना दिया जाए। ऐच्छिक बनाने की बात इसलिए कहते हैं ये कि मान लीजिए जब कोई बच्चा, आपने अपने आसपास बच्चे को देखा हो, कोई आपके परिवार में पड़ोस में जो 8वीं कक्षा में हो, मान लो उसको कोई रिश्तेदार, कोई भी दूर दराज को कोई भी आता है भी नहीं है, पूछे और भाया कौन सी क्लास में है, मैं तो अंकल जी 7वीं में हूँ, 8वीं में हूँ अंकल जी, मैं तो 8वीं में है, 2 साल बाद बोर्ड है भाया तेरी, सोल तैयारी कर। अरे भाई 8वीं तो पढ़ने दो उसको। वो मान लो 9th में है, हाँ बेटा कौन सी क्लास में है, सर 9th में हूँ, 9th में है, अगली साल तो बोर्ड है, कर तैयारी एकदम जचार। तो एनसीएफ ने खुद ने कहा है कि 9th और 11th कक्षा तो इसलिए कुर्बान हो जाती है कि उसके ऊपर अनैच्छिकता एक बोझ बना हुआ रहता है उसके ऊपर, जिसकी इच्छा ही नहीं होती विद्यार्थियों को कि अल्लाह पढ़नो पड़सी, बोर्ड है अगली साल, अब के करशा। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सा काम है, इस बोर्ड की परीक्षा को ऐच्छिक कर दो, कम से कम 10वीं की को तो ऐच्छिक कर दो। जिस विद्यार्थी को बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो उसका एग्जाम वैसे ही लो जैसे घर स्कूल के अंदर बाकी 1 से लेकर 8 तक की 9 तक की परीक्षाओं के परिणाम लिए गए हैं, परीक्षाएं ली गई हैं। फिर ये बात कर रहे हैं प्रवेश परीक्षाओं की। चौथे सुधार में ये कहते हैं बोर्ड व स्पर्धात्मक परीक्षा को पृथक किया जाए। जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है और जो बोर्ड है उसको अलग अलग कर दिया जाए और एक केंद्रीय संस्था बनाई जाए सिंपली, जो साल में कई बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करे। ऐसा ना हो कि ये विद्यार्थी जो है बिना पूरी साल को इंतजार करना पड़े परीक्षा दे बताएं। कोई भी कंपटीशन की बात अगर आ रही हो,
साल में हर 4-5 महीने से कंपटीशन के एग्जाम होते रहने चाहिए। उसका मन आए तो दिसंबर में पास हो गया, दिसंबर में नहीं पास हो गया तो उसको लगे कि यार कोई बात नहीं, अप्रैल में फिर होगा, फिर तैयारी करके दे देंगे। मान लो अप्रैल में भी पास नहीं हुआ, मतलब कर्म ही खराब है अगला का, तो फिर वो सोचेगी चलो अगस्त में होगी, अगस्त में दे देंगे। और फिर अगर वो अगस्त में भी नहीं है रहा, कोई दूर दूर तक कोई चाका ही नहीं मंडराना लगा, चलो कोई बात को नहीं, अब क्यों और ही कर लिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस बच्चे की जो परीक्षा, स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, वो एटलीस्ट इस प्रकार से आयोजित हो कि एक केंद्रीय संस्था उसका आयोजन करे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा बहुत विस्तृत रूप से, खुली पुस्तक परीक्षा बिल्कुल सुझाया गया है, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन ये भी सुझाया गया है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन ये भी सुझाया गया है। तो उत्तर क्या होगा इसका? इनमें से सभी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि 4 इसके ऑप्शन हैं, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन, इसके जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ही इसके सही हैं। ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागम पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यह बालकों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए समझते हैं। अध्याय 3 जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ये अध्याय 3 है। इसमें इस अध्याय के अंदर आपकी भाषा शिक्षा की बात हुई है साथियों। जब हम एनसीएफ की बात करते हैं, अध्याय 3 की बात करते हैं, तो अध्याय 3 मुख्य रूप से यह बताता है कि किस विषय को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इस अध्याय से एटलीस्ट 3 के आसपास सवाल पूछेंगे। हर बार किसी प्रकार के सब्जेक्ट की बात ये करता है परीक्षा के अंदर। इस अध्याय 3 की शुरुआत होती है पेज नंबर 40 से। जब आप एनसीएफ का पेज नंबर 40 पढ़ेंगे तो पेज नंबर 40 से अध्याय 3 की शुरुआत होती है। और इस पेज नंबर 40 का अगला जो पेज नंबर 41 है, उस 41 नंबर पेज में भाषा शिक्षा की बात कही गई है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिएगा। जब भाषा शिक्षा की वो बात कहते हैं तो वो मातृभाषा में शिक्षण की बात कहते हैं, वो द्विभाषा सिद्धांत की बात कहते हैं, वो बहुभाषा सिद्धांत की बात कहते हैं कि बच्चे को 1 से 2, 2 से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए ताकि उसका संज्ञानात्मक विकास हो। ये बातें हमने आगे भी पढ़ी हैं, कल हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में भी ये देखा था। यहां जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये एनसीएफ के जब भाषा शिक्षा की बात कही गई है उसके पास एक बॉक्स बना हुआ है। जैसे एक बॉक्स मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक इसी प्रकार का एक बॉक्स वहां पर बना हुआ है। और ये उस बॉक्स में लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है? ये कहता है कि बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भाषा परिदृश्य का विशिष्ट लक्ष्य है। क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से इतना डिफरेंट देश है, इतनी सारी वहां पर सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, ऐसे में इस विशिष्टता को समझने के लिए यह अनिवार्य है, यह आवश्यक है कि बच्चे के पास 1 से ज्यादा भाषा का ज्ञान हो। इसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। यानी मास्टर जी का मन यह होना चाहिए कि वह टाबरन अलग अलग भाषा सिखावे। यह केवल उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं है। अंतिम पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। यह केवल उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करे और भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। फिर से एक बार प्रश्न को समझते हैं। कितनी सरल सी बात थी इस बॉक्स के अंदर और सवाल इसी बॉक्स से, इन्हीं 4 लाइनों से उठाया हुआ है। बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषाई पृष्ठभूमि के कारण कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए और यह बालकों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित भी करे। इस प्रश्न के इस उत्तर के बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए, विज्ञान यानी साइंस को समझने के लिए, और वो भी कौन से स्तर पर बात कर रहा है? ये उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा
6 से 8 का जो स्तर है उस स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है कह रहा है। तो आप जानते हैं वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना बिल्कुल ये तरीका होता है। हमने सबने अपने अपने विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं देख पा रहे होंगे, जानते भी होंगे कि प्रयोग फाइल्स जो होती हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स है वो बनाई होंगी, रिकॉर्ड दर्ज करना वही कह रहा है। डायग्राम बनाकर सीखना, रेखा चित्र बनाना, कुछ इस तरह की बात है। फिर वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें उन्हें बताना, यह भी बात इसके अंतर्गत आती है। अमूर्तता के द्वारा विज्ञान को सीखना, विषय को सीखना नहीं, बिल्कुल नहीं। अमूर्तता के द्वारा सीखने की बात कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर पर तो एनसीएफ नहीं कहता है। एनसीएफ कहता है कि चीजों को देखकर, कर अन्वेषण, प्रयोग, गतिविधियों के जरिए सीखिए, समग्र रूप से सीखिए। ऋग्वेद का एक कथन भी है सीखने को लेकर, ओम संवदध्वम गच्छध्वम संवो मनादसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते, कि सीखने का सबसे सही तरीका है कि हम सब एक साथ एकजुट होकर मिलकर सीखें। हम में से कोई अगर पीछे रह रहा है तो उसका हाथ पकड़ के हम उसे आगे ले आएं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की तुलना देवताओं के समान की जाती है। आइए, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये इसकी बात, इस प्रश्न का उत्तर है। अब समझते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। जिस अध्याय 3 को हम समझ रहे थे उस अध्याय 3 की ही हम बात कर रहे हैं। हमने बात की थी अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 40 से शुरू हुआ है। इसी पृष्ठ संख्या 40 के बाद आपका 53 नंबर का जो पेज है वहां से आपके विज्ञान शिक्षण की बात शुरू हो जाती है। भाग संख्या 3.2 की यहां पर बात है, और इस 3.2 विज्ञान का जो क्षेत्र है इसके अंदर विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या की यह बात कहता है कि विज्ञान के अध्यापन में, विज्ञान के अध्ययन में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। आइए चारों लेवल की पाठ्यचर्या को समझते हैं। सबसे पहले कहता है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो पहली अनिवार्य जो जरूरत है वो ये है कि बालक या बालिका की जिज्ञासा का पोषण किया जाए। दूसरा कहा गया है कि सूक्ष्म अवलोकन जो है वो उन बालक बालिकाओं को सिखाया जाए। फिर कहा गया है कि उन बच्चों को वर्गीकरण और स्वयं उनने जो गतिविधियां करी हैं उनके जरिए उनमें ज्ञानात्मक कौशल को अर्जित करवाया जाए। उसके जरिए उस बच्चे का ज्ञानात्मक कौशल जो है उसका विकास होना चाहिए। वर्गीकरण और स्वयं करने वाली विधियों का मतलब यह है कि मान लो उन बच्चों को, प्राथमिक स्तर की बात है, उन बच्चों को कहा जाए कि बेटा आंखें बंद कर लो। बच्चों ने आंख बंद की, अब उन्हें कहा कि बेटा बताओ कुछ दिखाई दे रहा है, उनका साहब नहीं दिख रहा। तो उन बच्चों को क्या पता चलेगा कि जिस सेंसरी ऑर्गन को हम आईज कहते हैं उसका काम क्या है, चीजों को देखना। इस तरह से गतिविधियां करवाकर, वर्गीकृत करवाकर उन बच्चों को चीजें कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर समझाया जाए। फिर यह कह रहा है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का समावेश कौन से विषय में होना चाहिए, पर्यावरण में। और आपने देखा भी होगा जब लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जानते भी होंगे कि लेवल 1 में जो ईवीएस है, पर्यावरण जो है, उस पर्यावरण के अंदर आप सामाजिक अध्ययन के विषय भी पढ़ते हैं, उसके अंदर आप विज्ञान के विषय भी पढ़ते हैं। एनसीएफ ने यह बात कही है। और प्राथमिक स्तर पर उन्होंने एक और बात कही है, ना तो परीक्षा होनी चाहिए, ना अंक, ना श्रेणी, कुछ भी ऐसा आयोजित नहीं होना चाहिए। क्योंकि निदा फाजली का एक शेर है, कल मैंने बशीर बद्र की बात की थी, निदा फाजली का एक बहुत खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना है, बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है उसमें उनका सुधार होना ज्यादा जरूरी है। आइए उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है हाथों से सरल तकनीकी इकाई व मॉडल का निर्माण करना। आपने देखा होगा पवन चक्की का निर्माण करवाया जाता है बच्चों से कुछ और इस प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं विज्ञान में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर वो चीजें प्रारंभ हो जानी चाहिए। गतिविधि और प्रायोगिक शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। सामूहिक क्रियाकलाप, विचार विमर्श, इसे भी बल मिलना चाहिए। ये भी बात कही गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर। फिर आते हैं माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर ये कहते हैं विज्ञान को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और आप देखिए, आप खुद भी जानते हैं ये बात, 10वीं कक्षा तक साइंस की एक ही किताब आती है। जब आप 11वीं में आते हैं तो फिजिक्स की अलग हो जाती है, बायोलॉजी की अलग हो जाती है, केमिस्ट्री की अलग हो जाती है। वही बात ये कह रहा है। फिर ये कह रहे हैं बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस अवस्था तक, माध्यमिक अवस्था तक उन्हें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक और शिक्षित करने की बेहद जरूरत इस अवस्था में होती है, इस उम्र में होती है, इस स्टेज पे होती है।
पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन मुद्दों के ऊपर भी उन बच्चों की प्रखर राय होनी चाहिए। और वो राय कैसे निर्मित होगी? जब जब शिक्षक जो हैं वो उनको बाहरी दुनिया के साथ उनका साक्षात्कार करवाएंगे। उच्च माध्यमिक स्तर पे वो कहते हैं कि अलग अलग विषय चुनने की आजादी हो। ऐसे में सतही जानकारी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और विद्यार्थियों को अपनी अपनी अभिरुचि के आधार पर विषय चुनने देने चाहिए। जैसी उस विद्यार्थी की अभिरुचि है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उस हिसाब से उसे विषय चुनने की आजादी मिले। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का अभिप्राय क्या है? यह बात कर रहा है कला शिक्षा की क्या अभिप्राय है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल ये कारण है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बिल्कुल यह भी कारण है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोनों ही सही, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं इसमें। कला शिक्षा की बात वही अध्याय 3 जिसको हम ले रहे हैं उसमें आती है और कला शिक्षा की बात आती है इसके पेज संख्या 62 पर। 62 नंबर पेज पर आपको कला शिक्षा मिलेगा। यदि संभव हो, समय मिले, वक्त इजाजत दे तो जरूर इसे पढ़ना। मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूं आप विद्यार्थियों को। क्या कहा गया है कला शिक्षा के बारे में कि कलात्मक शिक्षा और अध्ययन की दिशा में हमारी व्यवस्था विद्यार्थियों को हतोत्साहित करती है। अभी कोई आदमी है ना, मान लो कि गाना गा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे कुमार विश्वास जी के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। वो गाना गा रहे थे, कहते हैं कि मैं गाना गा रहा था तो एक दिन मेरे पिताजी आए, बोले इन्हें हारमोनियम भी पकड़ा दो और फिर इन्हें स्टेशन भेज दो, 4 पैसा ही कमाड़ लिया सी, पढ़ने से तो रहा है टिंगर। तो ये हम भी अमूमन अपने घरों में सुनते हैं। तो कोई व्यक्ति कलाकार बनना चाहे तो उसको हम क्रमशः उसकी हत्या करते हैं, उसकी क्रिएटिविटी की, उसकी सृजनात्मकता की। तो ये बात एनसीएफ में कही गई है कि कोई व्यक्ति अगर कला की बात कर रहा हो, पेंटिंग की बात कर रहा हो, जैसे कोई आदमी कहे कि आप क्या करते हो, बोले साहब मैं पेंटिंग करता हूं, नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो, ये एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट होता है। तो ये वाली बातें हैं। फिर कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था कला को उपयोगी शौक और मनोरंजन गतिविधि मानती है, जबकि ऐसा नहीं है। कला को आवश्यक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा कक्षा 10 तक बनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पर लिखवाया, आपको ध्यान से सुनिएगा, इसे याद रखिएगा। कला को कौन से विषय तक, कौन से क्लास तक, 10वीं कक्षा तक ये कह रहे हैं क्या बनाया जाना चाहिए, आवश्यक उपकरण बनाया जाना चाहिए। और विद्यालयों में इससे संबंधित जो सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कला में जोर जो है वो सीखने पर होना चाहिए, ना कि सिखाने पर। मास्टर जैसे गणित पढ़ाता है वैसे वो ड्राइंग नहीं पढ़ाए। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, तारे जमीन पर के अंदर आमिर खान जो होते हैं वो उन बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं। बच्चे शुरुआत में पहला लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास का वो दृश्य आप याद कीजिए। क्या होता है उसके अंदर, आमिर खान क्लास में आते हैं, बच्चों को एक शीट देते हैं और बोलते हैं बेटा कुछ ड्रॉ करो। तो सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या ड्रॉ करें? बोले बेटा कुछ भी बनाओ चित्र। बोले नहीं सर आपने तो बताया नहीं क्या बनाना है। तो क्या मतलब? तो उनका सर हमारे आपसे पहले जो टीचर थे वो हमेशा क्या करते थे कि हमें कुछ ऐसा चित्र बना के देते थे और बोलते इसे बनाओ। तो आमिर खान कहते हैं यार ये तो कला है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की सृजनात्मकता है जो आपसे कुछ भी बनवाएगी। इसमें किसी किस्म की बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहां पर एनसीएफ भी कहता है कि कला शिक्षा में जोर जो है वो सीखने पर हो, ना कि किसी शिक्षक के सिखाने पर। कि भाया मैं बोल रहा हूं ओई बना बिका मनवासी वो बनासी, ठीक है। और बाल भवन को जिला और खंड स्तर पर स्थापित किया जाए, ये भी बात इसके अंतर्गत आई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? आरटेट लेवल 2 2011 में यह प्रश्न आया था। कह रहा है शांति शिक्षा में इनमें से कौन सी चीज अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ संख्या 69 में शांति शिक्षा की बात कही गई है। आइए समझते हैं। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए,
महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आइए, जब हम पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करते हैं तो उसके भाग 3.8 में किसकी बात हो रही है? बात हो रही है शांति शिक्षा की। और जैसा कि मैंने कहा, शांति शिक्षा आप एनसीएफ के अंदर पृष्ठ संख्या 69 जब नंबर पेज जब पढ़ेंगे उसमें आपको शांति शिक्षा के बारे में स्टेटमेंट मिलेगा। शांति शिक्षा को लेकर वैसे ही जैसे हमने अभी बॉक्स की बात की थी, वैसा एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में शांति शिक्षा की बात कही गई है। क्या कहा है उस बॉक्स में? उस बॉक्स में कहा है स्कूल में विशेष क्लब और रीडिंग रूम की स्थापना की जानी चाहिए। न्याय और शांति को बढ़ावा देती हुई फिल्मों का प्रदर्शन हो। उन बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाई जानी चाहिए, जैसे रिचर्ड ऑटनब्रो की एक मूवी है गांधी फिल्म उन बच्चों को दिखानी चाहिए। उन बच्चों को आर्टिकल 15 जैसे एक फिल्म आई थी जो हमारे देश की जातिवाद की जो व्यवस्था है उसके ऊपर करारा प्रहार करती है, ऐसी फिल्म उन बच्चों को दिखानी चाहिए। उन बच्चों को बॉर्डर जैसी फिल्में दिखानी चाहिए ताकि उनमें देश प्रेम की भावना जागे। भगत सिंह के जीवन पर कोई फिल्म बनी हुई है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर कोई फिल्म बनी हुई है, ये सारी फिल्में दिखानी चाहिए ताकि न्याय और शांति को बढ़ावा मिले। फिर मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। कुछ विद्यार्थी अगर ये सोच रहे हैं कि सर भगत सिंह को दिखाने से न्याय और शांति को बढ़ावा कैसे मिलेगा, तो मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह का एक आर्टिकल है Why I am an atheist, मैं नास्तिक क्यों हूं, उसे पढ़िएगा, आपको मेरी इस कथन का उत्तर मिल जाएगा। मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। किस तरह से सहयोगी बनाया जाए? पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाए और बच्चों के विचार महीने में एक बार किसी पुस्तक के अंदर या अखबार में या किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएं। फिर कहा गया है धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं किसके अंदर? पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में जब शांति शिक्षा की इन्होंने बात की है तो उस शांति शिक्षा में इन्होंने ये सारे तथ्य रखे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी देख पा रहे हैं। पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, बाकी आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। सेम क्वेश्चन आ गया भाई ये तो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन और वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना दिखाना जिसके माध्यम से शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। सरल है। फिर से वही क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों, यही तो मजेदार बात है। तभी मैं आपसे बार बार हर लेक्चर में कहता हूं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरटेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, जिसको ऑप्शन था उत्तर था उसको प्रश्न बना दिया और जो प्रश्न की भाषा थी उसको ऑप्शन बना दिया। क्या कर रहा है ये देख लो, वही क्वेश्चन आरटेट लेवल 2 2012 में पूछ लिया इन्होंने। इसलिए ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। गुणवत्ता आयाम अध्याय संख्या 1 परिप्रेक्ष्य पेज नंबर 9 पे मिलेगा आपको। 2 पेज की एक बहुत सिंपल सा एक आर्टिकल है, बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से शिक्षा को गुणवत्ता से भरी हुई बनाया जाए। पेज 9 की में यह बात है, एनसीएफ का जो पेज नंबर 9 है वहां आपको यह चीज मिल जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने जो बात करी अध्याय संख्या 1 परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता के आयाम की बात है। सबसे पहले इन्होंने जेपी नायक का एक कथन दिया है कि समानता, गुणवत्ता और परिमाण भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण है। एक ऐसा त्रिकोण है जिसे प्राप्त करना है, समानता भी होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए, परिमाणात्मक भी शिक्षा होनी चाहिए। अब उन्होंने कुछ बातें कही हैं इसके अंतर्गत और वो बातें क्या हैं? पहली बात वो कहते हैं कि बच्चों का प्रदर्शन जो है वो व्यवस्थागत गुणवत्ता का द्योतक नहीं है। किसी बच्चे ने मान लो 100 में से 90 नंबर ले आए
इसका मतलब ये नहीं है कि गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है, क्योंकि शिक्षा तो रटने से पर बेस्ड है हमारी आज की शिक्षा, आजकल की वर्तमान की शिक्षा। यही वो बात कह रहे हैं। तो फिर क्या है भाई, फिर उन्होंने कहा कि देखो साहब, सरकार अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भौतिक संसाधनों की अत्यधिक व दीर्घकालिक कमी हमें देखने को मिलती है। मूल ढांचा सुविधाओं की कमी भी है, और ये कमी चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे सरकारी संस्था, स्थानीय जो प्रशासन से संचालित जो संस्थाएं हैं, उनमें जो ये कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, ये निस्संदेह विद्यालय की और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालती है, गुणवत्ता को गंभीर रूप से सीमित करती है। ये बात उन्होंने कही व्यवस्थागत सुधार में। और ये बात कहते हुए फिर वो आगे कहते हैं, शिक्षकों की उपलब्धता भी गुणवत्ता की आवश्यक शर्त है। उसके आगे ये कहते हैं कि पाठ्य सामग्री को उन चुनौतियों के वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है जो आज राष्ट्र व मानवता के समक्ष मुंह बाएं खड़ी हैं। वो चुनौतियां जिनसे आज देश जूझ रहा है, जिनसे आज समाज जूझ रहा है, उन चुनौतियों से लड़ने वाली शिक्षा हमें बनानी है। वो पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो उन चुनौतियों के लिए हमारी भावी पीढ़ी को तैयार कर सके। फिर कह रहे हैं कि हम गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्रीय बिंदु बनाएं। गुणवत्ता और सामाजिक न्याय। और अंत में कहते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता के अंतर्गत जीवन के सभी आयामों के गुणवत्ता संबंधी सरोकार शामिल हैं। तो अब देखिए, इस प्रश्न को देखिए, बात तो इन्होंने सभी की कही है, महत्वपूर्ण तो इन्होंने सभी बताया, भौतिक संसाधन भी महत्वपूर्ण बताए, लेकिन प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया। अंतिम बात जो मैंने कही थी उसे ध्यान रखिए, और ये प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम भी वैसा हो, चुनौतियों से लड़ने वाला हो, और उन बच्चों के अनुभव भी उस स्तर के होने चाहिए। यहां पर हमने आज एनसीएफ से जुड़े हुए जो रीट में प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रश्न आए हैं उनका विश्लेषण किया। आइए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे विस्तार से। एनसीएफ 2005 बल देता है साथियों करके सीखने पर। फिर हमने प्रश्न किया, 2005 में बात की गई थी एनसीएफ के अंदर, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है। फिर प्रश्न था कि कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पृष्ठ संख्या 5 पर 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें एक प्रश्न में ऑप्शन था कि रटने विधि की बात कर रहा था, यह मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि ज्ञान को स्कूल से बाहर जोड़ना चाहिए, रटने से पढ़ाई मुक्त हो, पाठ्यचर्या ऐसी हो कि बच्चे का सामूहिक और चहुमुखी विकास हो, परीक्षा को लचीला बनाया जाना चाहिए, और ऐसे तंत्र हमें तैयार करना है, बच्चे की ऐसी पहचान तैयार करनी है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। फिर कहा गया कि निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधार को दर्शाया गया, तो कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाने की बात की गई है। व्यवस्थागत सुधार 114 नंबर पेज पर मिलते हैं, जिसमें परीक्षा सुधार 127 नंबर पेज पर हमें पढ़ने को मिलता है। 4 तरह के इन्होंने व्यवस्थागत सुधार बताए, पर्चा निर्धारण और परीक्षा और रपट, आकलन में लचीलापन, अन्य स्तर पर बोर्ड परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि पर्चे का निर्माण करते वक्त आप विद्यार्थियों से भी सहयोग ले सकते हैं। लचीलेपन के लिए इन्होंने मौखिक परीक्षा के आयोजन की बात कही, कहा सामूहिक कार्य के मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए। ओपन बुक एग्जाम ओपीई जो होती है, बहुत कई से यूनिवर्सिटीज में होती है भारत से बाहर, ओपीई के ऊपर इन्हें काम करना चाहिए, और चरणबद्ध परीक्षण होना चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली को मुक्त, लचीला और रचनात्मक और सरल बनाया जाए। अन्य स्तर की बोर्ड परीक्षाओं में इन्होंने कहा कि 5, 8, 10 के स्तर पर ना हो, और जो आपकी कक्षा 10 की परीक्षा है उसे क्या कर दिया जाए, उसे वैकल्पिक कर दिया जाए, उसे वैकल्पिक बना दिया जाए। फिर कहा स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा को बोर्ड से अलग किया जाए, और एक ऐसी केंद्र संस्था हो जो साल में कई बार प्रश्न एग्जाम का आयोजन करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में फिर वैसा ये क्वेश्चन था, इनमें से सभी इसका उत्तर था। रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन है, एक तरीका जिससे बालक सुरक्षित महसूस करे, पृष्ठभूमि के कारण कोई बच्चा पीछे ना रहे, बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। यहां पर आप देख सकते हैं पेज संख्या 41 से आपको भाषा शिक्षा मिल जाती है, और ये पूरा वो एक बॉक्स था जिसके अंदर बात कही गई थी।
अगला प्रश्न हमने देखा था कि कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो अमूर्तता के द्वारा विज्ञान को सीखना, यह गलत ऑप्शन है। उसके बाद हमने देखा था विज्ञान जो पेज नंबर 53 पर हमें एनसीएफ में पढ़ने को मिलता है, उसमें विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, इसकी बात बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर तो जिज्ञासा का पोषण हो, सूक्ष्म अवलोकन हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए कि पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का समावेश हो जाए, ना परीक्षा लगे, ना अंक आए, ना श्रेणी, सिर्फ उन्हें पढ़ने दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो हाथों से सरल तकनीकी इकाई और मॉडल निर्माण के ऊपर काम होना चाहिए, प्रायोगिक गतिविधियां होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कहा गया कि विज्ञान एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाए, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के अलग अलग खंड या अलग अलग सेक्शंस या उन्हें अलग अलग रूप से वर्गीकृत कर दिया जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसे हम कहते हैं, एक बहुत ही शानदार वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। कला शिक्षा को जोड़ने के पीछे उद्देश्य दोनों ही इसका सही था, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। फिर प्रश्न में हमने देखा इसके एक्सप्लेनेशन में कि पेज संख्या 62 के ऊपर जो कला शिक्षा की बात है उसमें क्या क्या बातें कही गई है। कला को आवश्यक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा कक्षा 10 तक बनाया जाए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। कला शिक्षा में जोर जो है वो सीखने पर हो, ना कि सिखाने पर। उसके बाद हमने देखा शांति शिक्षा को लेकर महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, और इसी से जुड़ा हुआ ये हमने एक एक्सप्लेनेशन भी देखा था जिसमें ये बात कही गई कि शांति शिक्षा में स्कूलों में क्लब और रीडिंग रूम बनाए जाएं, ऐसी फिल्में दिखाई जाएं, पत्रकार बच्चों को संबोधित करें, उन्हें इसके लिए बुलाया जाए, महीने में कम से कम एक बार बच्चों के जो विचार हैं वो प्रकाशित हों, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। सेम क्वेश्चन 2012 में फिर पूछ लिया गया था। गुणवत्ता आयाम आप जानते हैं पेज संख्या 9 पर परिप्रेक्ष्य नाम का जो आपका पहला अध्याय है उसी में पढ़ने को मिलती है, और उसमें कहा गया है कि महत्व किस पे दिया गया है, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार का। परिप्रेक्ष्य और गुणवत्ता से जुड़ी हुई ये तथ्य आप देख सकते हैं, हमने अभी अभी इस पर चर्चा की थी। तो साथियों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चर्चा की थी कि रीट के पुराने प्रश्न पत्रों में एनसीएफ से जुड़े कौन से सवाल आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने कक्षा की शुरुआत में भी कहा था कि फैक्चुअल नॉलेज से जुड़े हुए सवाल रीट ने आज तक नहीं पूछे हैं। हालांकि इसके ऊपर हम एक विस्तृत रूप से कक्षा लेंगे और आपको भी उन फैक्ट्स को याद करना है। मैं लेता हूं विदा। ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान के पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।